अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है वो जो लेक्चर है वो क्लिनिकल स्लाइड्स है और मैंने पहली स्लाइड लगा दी है अभी। और जिस तरह से हमेशा होता है कि आई वुड लाइक कि कोई वॉलंटियर बोलें और वो लोग बताएं जो जिन्होंने पहले नहीं। नायाब बताएं, मुझे तस्वीर आ रही है मुझे। नायाब अनम्यूट करें, मुझे डिस्क्राइब करें लीजन क्या है। मैंने किसी से पूछा है, डॉक्टर नायाब। जी सर। सर ये अल्सर है, वेल डिफाइंड विद इरोजन, सेंट्रली इरोडेड है और अंडरमाइंड। एक मिनट जरा इंटरप्ट करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको क्लिनिकल स्लाइड्स दिखाता हूँ ना, इसको आप इस नजरिए से देखें जैसे कि ये आप एक शॉर्ट केस देख रहे हैं। ये ना देखें, समझें कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम में क्लिनिकल स्लाइड्स करा रहा हूँ। अगर वो करा रहा होता तो मैं इसमें कोई सवाल डाल देता। अच्छा, जब आप कोई केस देखते हैं तो आप कम से कम कुछ सेकंड जरूर उसको देख के सोचते हैं, ठीक है ना? तो ये 1 मिनट सोच के और फिर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग अ लेजन। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप अब ये मेरी इस दो इंस्ट्रक्शंस है ना, कि एक तो ये कि लेजन को कुछ सेकंड्स जरूर सोचें और जहन में बनाएं कि आपने अभी स्टार्ट कैसे लेना है। चलें, आप बिस्मिल्लाह करिए। सर ये मल्टीपल अल्सर्स इन द dorsum of foot and with eroded base and undermined edges, with there is bleeding and oozing of the lesion. Surrounding area is hyperpigmented. The lesions are well defined. Multiple lesions with variable sizes. Continue. Centrally or there is oozing of the lesion as well. Oozing of the lesion. Oozing नजर आ रही है? Oozing नजर आ रही है? Oozing नजर आ रही है? सर ऐसे फील हो रहा है, थोड़ा सा लिक्विडिश, एक जगह से ब्लीडिंग पॉइंट नजर आ रहा है। अच्छा, अभी बताता हूँ कि वो क्या है। ये आपको ये एक वैसे ब्लीडिंग पॉइंट नजर आ रहा है ना? अच्छा, मगर एक्टिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही ना? ना एक्टिव ओजिंग हो रही है? एक्टिव ब्लीडिंग नहीं हो रही, थोड़ा सा येलोइश सा पसी सा डिस्चार्ज भी फील हो रहा है। मे बी शायद इसने क्रीम भी अप्लाई की हो पेशेंट ने, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि ये पहले तो आपने कहा ये अल्सर है, फिर आपने कहा इरोजन है, तो आप क्लियर क्यों नहीं है कि ये अल्सर है या इरोजन? सर ये इरोडेड अल्सर्स हैं ये अल्सर ही, लेकिन एक मिनट, व्हाट आर अल्सर्स एंड व्हाट आर इरोजन्स? सर इरोजन जब भी एपिथेलियम पील ऑफ होती है किसी भी जगह से, तो या शेड ऑफ होती है, तो वहां पे इरोजन्स जो है वो डेवलप होती हैं। जो अल्सर होता है वो दैट्स उसकी जरा डीप होती है इरोजन, उसमें भी इरोजन्स आती हैं लेकिन उसकी जरा डेप्थ ज्यादा होती है। कोई और बताना चाहेगा? एक मिनट आया, आप कोई और बता। हाँ चलो, ये अपना नाम डालें ना, अपने मोबाइल का नाम ना रखें इसके ऊपर। सर डॉक्टर किरण बताएं। सर जो इरोजन है दैट इज ब्रीच इन द जस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एंड अल्सर इज ब्रीच इन द फुल थिकनेस ऑफ द स्किन। ये जो नायाब, ये जो अल्सर और इरोजन है ना, ये दोनों के दोनों ब्रीच हैं एपिडर्मिस की, और इनका आपस में डिफरेंस इनकी डेप्थ ऑफ इन्वॉल्वमेंट है। जब बेजल लेयर से ऊपर एपिडर्मिस उड़ जाएगी तो वो इरोजन बनेगी, और अगर बेजल लेयर भी इन्वॉल्व हो गई, पूरी फुल थिकनेस में एपिडर्मिस उड़ जाएगी, तो वो अल्सर बनेगा।
अल्सर को इरोजन कहना या इरोडेड अल्सर, ये बहुत ही एक यूजलेस सी टर्म है। मतलब ये मेल बॉय ये या फीमेल गर्ल, ये तो ऐसी टर्म है कि जैसे कि आप दोबारा एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्सर का तो मतलब ही ये है कि ऊपर से स्किन उतरी हुई है। इरोजन इज सुपरफिशियल एंड अल्सर इज डीप। ठीक है, ठीक है अब आप ये बताइए कि ये अल्सर हैं या इरोजन हैं? सर, ये अल्सर है। ठीक है, अल्सर है, और ये जो इसकी जो सरफेस है या जिसकी बेस है वो उसमें इरोजन दिख रही है। जो अल्सर होता है ना उसमें आप एजेस भी होते अल्सर हैं। में इरोजन क्यों दिख रही है? अल्सर में अल्सर ही दिख रहा है ना। अल्सर तो वैसे ही इरोजन है, अल्सर में इरोजन कैसे दिख रही है? वो लेग ग्रैनुलेशन टिश्यूज का आई गेस वो इरोजन। देखो देखो ये क्या चीज है? ये व्हाट इज दिस? सर, ये ग्रैनुलेशन टिश्यू दिख रहा है साथ। ये ग्रैनुलेशन टिश्यू है। ग्रैनुलेशन टिश्यू है। ग्रैनुलेशन टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ फिब्रिन, it is composed of degenerated collagen, it is composed of blood vessels and RBC extravasation। और ये आमतौर पर ग्रैनुलेशन टिश्यू एक तरह का एफर्ट होता है अल्सर को हील करने के लिए, लेकिन ग्रैनुलेशन टिश्यू अल्सर को हील करने में मदद बिल्कुल नहीं देता, बल्कि एक तरह की हिंड्रेंस होती है। जब तक ग्रैनुलेशन टिश्यू मौजूद होगा अल्सर नहीं हील होता, तो हमें इस ग्रैनुलेशन टिश्यू को निकालना पड़ता है। तो दिस इज अ ग्रैनुलेशन टिश्यू। ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता ही अल्सर्स के ऊपर है ताकि ना उसको हील करने की कोशिश करे। ठीक है, कुछ लोगों को और एडमिट कर लिया। हाँ, अच्छा, अब हमने ये किया कि देयर आर 3 और 4। सॉरी सर फॉर इंटरप्शन। सर, ग्रेनुलेशन टिश्यू का फिर से बताइएगा कि वो हील करने में हेल्प भी नहीं करता लेकिन अल्सर के ऊपर बनता भी है। कोशिश करता है। एक तरह ग्रैनुलेशन टिश्यू अल्सर की बेस से निकलता है और ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर फिब्रिन होती है, डीजेनरेटेड कोलेजन होता है, एडिमेटस फ्लूइड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है, आरबीसीज होते हैं, वगैरह वगैरह। एक मिक्स सा, एक इन्फिल्ट्रेट सा। अगर आप इसकी हिस्टोलॉजी करेंगे तो अल्सर के बेस में या अल्सर के ऊपर एक इस तरह का एक एडिमेटस सा वो एक टिश्यू होगा, और इसको डीप जाएंगे तो फिर नॉर्मल कोलेजन शुरू हो जाएगा। तो ये एक सुपरफिशियल सा अल्सर को कवर करने की एक टिश्यू है, लेकिन ये ग्रैनुलेशन टिश्यू अल्सर की हीलिंग में हिंड्रेंस पैदा करता है। तो हम जब अल्सर को हील कर रहे, अल्सर को इस फॉर एग्जांपल इस अल्सर में अगर आप हीलिंग कराना चाहेंगे तो आपको इस ग्रैनुलेशन टिश्यू को रिमूव करना पड़ेगा। हम इसको रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ तरीके यूज करते हैं, जैसे हम क्रायोथेरेपी करते हैं, जैसे हम फिनोल लगाते हैं, TCA लगाते हैं, या सिर्फ सर्जिकली आप इसको डिब्राइमेंट करते हैं वूंड की। तो जब वो डिब्राइमेंट होने के बाद आप उसकी बेस को फ्रेश कर देते हैं, फिर उसके बाद कोलेजनाइजेशन शुरू होती है। जब बेस फ्रेश होगी ना, जब ऊपर से ग्रैनुलेशन टिश्यू हटेगा तो फिर कोलेजन टिश्यू प्रोलिफरेट करके इस अल्सर को भरेगा। अब अल्सर को आपको मालूम है कि क्योंकि अल्सर में फुल थिकनेस एपिडर्मिस लॉस हो गई है, तो अब अल्सर को भरने के लिए आपको नीचे से कोलेजन की सिंथेसिस चाहिए, जो उसको मेजर अल्सर को वो कोलेजन उसको भर के एक स्कार टिश्यू बना देगा। उस स्कार टिश्यू पे एपिडर्मिस होगी, लेकिन उसकी बहुत थिन लाइनिंग होगी एपिडर्मिस की। प्रॉपर एपिडर्मिस जिस तरह से हर जगह होती है वो नहीं होगी। और वो एपिडर्मिस की एक और फर्क ये होगा कि अल्सर के ऊपर हीलिंग के बाद जो एपिडर्मिस आएगी उसके अंदर स्किन मार्किंग्स नहीं होगी, जैसे कि नॉर्मल एपिडर्मिस में होती हैं। अगर आप गौर से अपनी हाथों को देखें तो इसकी एक मार्किंग्स हैं। तो अल्सर पे एपिडर्मिस आती है, स्ट्रेच्ड होती है और उसमें स्किन मार्किंग नहीं होती। लेकिन जो मेनली अल्सर का बल्क भरता है कोलेजन से, तो ये ग्रैनुलेशन टिश्यू जब उतरेगा, जब डेब्राइमेंट करेंगे आप इस वूंड का, फिर कोलेजनाइजेशन शुरू होगी और अल्सर को भरेगी। लेकिन ये तो एक मैंने आपको एक ऐसे ही प्रोसेस बताया अल्सर हीलिंग का। अभी तक तो हम इस लीजन की डिस्क्रिप्शन में सेटिस्फैक्टरी हद तक हमने कामयाब नहीं हुए। अब नायाब ने कोई और इसमें कंट्रीब्यूट करे। सर, इसे अल्सरेटिव प्लाक कह सकते हैं? अल्सरेटिव प्लाक कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। सर, ये इन्फिल्ट्रेटिव सी
जी सर, इनफिल्ट्रेटिव से इसकी लुक आ रही है कि इनफिल्ट्रेटिव लीजन है और अल्सरेटिव प्लाक लग रहा है और मार्जिन इसके रेज्ड हैं और ग्रैनुलेशन टिश्यू इसकी अभी तुमने बेस जो अंडरमाइन है वो एजेस की कहा था, अंडरमाइन एजेस की क्या होती हैं और किस किस कंडीशन में होती हैं? अंडरमाइंड एजेस उनको कहते हैं जिनके नीचे अगर हम फिंगर के साथ अपनी फिंगर मूव करें तो वी कैन टच द एजेस ऑफ इट अंडर द स्क्रूफ्लूडर्मा में होती है। टीबी में मोस्टली इस तरह के लीजन्स होते हैं। स्क्रूफ्लूडर्मा में अंडरमाइंड एजेस पायोडर्मा गैंग्रीनोसम में अंडरमाइन एज है? नहीं सर, यहाँ नहीं सर, इसमें अंडरमाइंड एज नहीं है। सर इसमें लग रही है अंडरमाइन एज। सर इसमें एक साइड से लग रही है, दूसरी साइड से थोड़ी सी इनफिल्ट्रेटेड फील होती है, लेकिन एक साइड से जहाँ पे व्हाइटिश का लाइन है वहां पे लग रहा है कि ये अंडरमाइंड एजेस हो सकते हैं इसके, वो डीप लग रही है। अंडरमाइन एजेस तरह से ना कि आपकी जो अल्सर की एजेस हैं वो आगे निकली हुई हैं, और जिस तरह से नायाब ने कहा कि आप अगर इसके अंदर फिंगर या फॉर एग्जांपल कुछ फोर्सेप डालेंगे तो वो एज से नीचे तक फोर्सेप चला जाएगा, एज से नीचे तक फोर्सेप चला जाएगा, ये मतलब अंडरमाइन एज है। यहाँ पे अंडरमाइन एज कहाँ लग रही है? नो सर, रेज्ड एजेस है, रेज्ड एज है। अंडरमाइन नहीं, अंडरमाइन वैसे अल्सर नो की सर, अंडरमाइन एजेस की अल्सर किन कंडीशन में होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस में, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम में, ट्यूबरकुलोसिस में, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम में, हाँ बिल्कुल, दोनों में ना अंडरमाइन एजेस के अल्सर होंगे। रोल्ड एजेस क्या होती हैं? सर जिस तरह इसमें है ना, these are the rolled edges। जैसे कि ना आपकी जो एज है उसके ऊपर आप समझ लें एक तरह के कागज को रोल करके उसकी एज के ऊपर आपने लगा दिया, तो ये रोल्ड एजेस है। ठीक है, ये रोल्ड एजेस हैं, साथ ग्रैनुलेशन टिश्यू है। अच्छा, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? हाइपरपिगमेंटेशन, सिर्फ ब्लैक ब्राउन। अभी कौन बोल रहा है? सिर्फ बोल रही हो? जी सर। हाइपर पिगमेंटेशन के अलावा और क्या है? एडिमा है। थिकनिंग ऑफ स्किन। सर इंड्यूरेटेड फील ज्यादा आ रही है, इंड्यूरेटेड स्वेलिंग। अच्छा देखो, स्वेलिंग अंडरलाइंग एडिमा है, इंड्यूरेशन और ये सर वो तो पैल्पेबल होगा फीलिंग पे, लेकिन वैसे एक फील उसकी एडिमेटस है। बोनी डीपा में मैं इस बात से एग्री करता हूं कि आप हाथ लगाए बगैर देख के भी लीजन को इंड्यूरेटेड कह सकते हैं उसकी लुक। जी सर, क्योंकि आम ऑस्टियोमाइलाइटिस अभी डायग्नोसिस पे तो पहुंचे नहीं, अभी तो हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, जब डिस्क्राइब हो जाएगा तो डायग्नोसिस भी निकल आएगा। अच्छा, अभी तुम्हें मैं पूछता हूँ तुमसे एक मिनट। अच्छा, ये जो इंड्यूरेशन का मतलब ये है कि इंड्यूरेटेड लीजन्स आमतौर पे थिकन्ड लीजन होता है, और एडिमेटस लीजन और इंड्यूरेटेड लीजन में क्या फर्क है सिर्फ? सर एडिमेटस में तो ऐसे बॉगी सी लुक आएगी लियन की, या उसमें पिटिंग का हमें एविडेंस मिल सकता है। इंड्यूरेटेड ऐसे हार्ड, जैसे अब ये लियन है, ये इंड्यूरेटेड लुक ज्यादा दे रहा है। हिस्टोलॉजी में क्या डिफरेंस होगा? सर एडिमेटस में तो सर हमें एडिमा मिलेगा, पेपिलिडर्मस में फाइब्रोसिस स्पंजियोसिस होगा और एडिमा होगा। क्या होगा? और सर पेपिली एडिमा होगा। जब हम डर्मल एडिमा की बात करें तो स्पॉन्जियोसिस का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, और स्पॉन्जियोसिस तो नहीं हुआ सर उसमें फाइब्रोसिस होगी। इंड्यूरेशन में फाइब्रोसिस होगी, मतलब इंड्यूरेटेड लीजन्स में फाइब्रोसिस, कोलेजन की सिंथेसिस ज्यादा होगी तो फाइब्रोसिस होगी, या बाज दफा जो ग्रैनुलोमेटस लीजन्स होते हैं ना वो भी इंड्यूरेटेड लुक देते हैं। अगर वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास होंगे इस तरह टीबी के, तो वो भी लीजन को ना एक थिक लुक देंगे। अच्छा, जो एक थिक लुक इंड्यूरेशन की है वो एडिमा से इस तरह डिफरेंट है कि एडिमा में आपको जो स्किन का नॉर्मल टेक्सचर या कलर में कोई खास चेंज नजर नहीं आएगा, सिवाय इसके कि स्किन ऊपर की तरफ उभरी हुई होगी।
जबकि इंड्यूरेशन में स्किन इस तरह से हाइपर पिगमेंटेड भी होगी और स्ट्रेच्ड अप भी होगी और लुक वाइज नॉर्मल स्किन से थोड़ी डिफरेंट होगी, इस तरह से अभी हो रही है। अभी यहाँ पे ये जो अल्सर है ना, इसकी बेस आप कह सकते हैं कि इसकी बेस इंड्यूरेटेड है, सराउंडिंग इंड्यूरेशन है, और ये जो एरिया है इस नॉर्मल स्किन से इसका कलर भी डिफरेंट है और ये उभरा हुआ या सोलन भी ज्यादा नजर आ रहा है। कोई और ऐसी फाइंडिंग ताहिर? सर कोई और फाइंडिंग? सर वो तो कोई और फाइंडिंग जो सर इट सीम्स कि शेप ऑफ द फुट मतलब थोड़ी सी मतलब और डिफॉर्म्ड है सर, डिफॉर्म कैसे बोल सकते हैं? My bone is deformed. मतलब सर टिल्टेड बोलिंग क्या मतलब सर कि ना ऐसा लग रहा है कि इस इंड्यूरेशन के नीचे कोई बोनी स्वेलिंग भी है। It seems like a Charcot joint, like a Charcot joint. Oh my God, इतना मुश्किल लफ्ज आ गया सामने। What is a Charcot joint? Joint पैथी होती है। Deformed joints are It's deformed a bones joint due to deformity which loss is of usually seen in diabetic patients. Charcot joint क्या होता है? sir loss of sensation की वजह से the balance of the any joint is not sensed. So movement के साथ या किसी भी एक्टिविटी के साथ joint की positioning खराब हो जाती है, bone growth ज्यादा हो जाती है, किसी शायद malformation हो जाती है। Charcot joint किन किन कंडीशन में देखा जाता है? डायबिटीज में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, सर ऐसा मतलब न्यूरोपैथिक जॉइंट्स होते हैं इसमें, न्यूरोबेस डोर्सालिस में, सिंगोमाइलिया में। इसको Charcot joint क्यों कहा? किसने कहा था? सूरज ने कहा था? सर अल्सर है तो शायद इसलिए Charcot joint। सर मैंने कहा था डॉक्टर आसमा। अच्छा आपने सर कहा वो था तो इसको? जॉइंट, सर वो तो जॉइंट पे होगा। जी सर मैंने कहा। यहाँ पे ये जो अल्सर है ये किस जगह पे है लोकेटेड? सर ये जॉइंट पे नहीं है, अल्सर जॉइंट पे नहीं है। कि बड़े जॉइंट पे तो नहीं है, अगर होगा भी तो कोई टार्सल कोई जॉइंट शायद हो इसके नीचे, लेकिन कोई ना एंकल है ना नी है। और Charcot जॉइंट आमतौर पे बड़े जॉइंट्स होते हैं। सर इसमें साइनस भी है, ये जो लीनियर वाला अल्सरेटिव प्लाक है उसके साथ साइनस भी कुछ है या ये वैसे ही नजर आ रहा है? देखो साइनस ऐसा नजर तो नहीं आ रहा। बेसिकली ये अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम अल्सरेटेड प्लाक कहते हैं। अल्सरेटेड प्लाक वुड बी अ बेटर टर्म। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि अल्सर की जो बेस है दैट इज कवर्ड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड देयर इज सराउंडिंग इंड्यूरेशन एंड देयर इज डिफॉर्मिटी ऑफ अंडरलाइंग बोनी स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल है ये डिस्क्रिप्शन मुनासिब रहेगा। और इस डिस्क्रिप्शन के बाद या फॉर एग्जांपल लेट्स सी के आपने शॉर्ट केस में एग्जामिनेशन कर ली, अब क्या करना है और क्या कुछ देखना? पेरिफेरल पल्सेस सर पल्सेस देखेंगे सर, पल्सेस देखेंगे। मतलब आप इसको एक मिनट, आप इसको वैस्कुलोपैथिक अल्सर समझ रहे हैं? सर डीडीज में तो रख सकते हैं। यस सर बिल्कुल रख सकते हैं। और सर सेंसेशंस भी देखेंगे, नर्व्स सेंसेशंस भी देखेंगे। सर पेरिफेरीज देखेंगे, कोल्ड है वार्म है। अच्छा और ट्यूमा के लिए टेंपरेचर चेंज, जॉइंट एग्जामिनेशन, जॉइंट एग्जामिनेशन, बाकी जॉइंट भी देखेंगे। ठीक है। और सर मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ।
सर आपने कहा था कि दिस इज बेसिकली एन अल्सरेटेड प्लाक, लेकिन सर ये जो है कैन वी जस्ट से दैट इट इज अ प्लाक, क्योंकि अल्सर तो मतलब इट इज अ ब्रीच इन द एपिडर्मिस, तो ये तो रेज्ड है, तो अगर हम सिर्फ प्लाक कहें विल दैट बी इनफ? नहीं, तो प्लाक तो मैं तो यहाँ पे एपिडर्मिस है इस जगह पे, नहीं सर एपिडर्मिस नहीं है, एपिडर्मिस है। नो सर एपिडर्मिस नहीं है। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू इतना वाज़े नजर आ रहा है, ग्रैनुलेशन टिश्यू तो बनता ही अल्सर में है, तो इसके ऊपर तो मतलब एक फॉर एग्जांपल लिशमीनियासिस का प्लाक है या सोरायसिस का प्लाक है, वो रेज भी होगा लेकिन उसके ऊपर एपिडर्मिस तो प्रिजर्व्ड होगी। यहाँ पे तो एपिडर्मिस है नहीं, रेज लीजन है स्किन से ऊपर, मतलब हर कोई चीज जो स्किन से लेवल से ऊपर है वो प्लाक है, वो प्लाक के ऊपर अल्सर बना हुआ है, तो इसलिए हम इसको अल्सरेटेड प्लाक कहते हैं। सिर्फ प्लाक नहीं कहेंगे। ओके सर ठीक है। अच्छा सर क्या बात, लिम्फ नोड्स हम और क्या एग्जामिन करेंगे? लिम्फ तो नोड्स देखेंगे, वेरिकोज वेन्स के लिए देखेंगे, वेरिकोसिटीज के लिए, सर कंपेयर करेंगे सिमेट्रिक देखेंगे, कंपेयर करेंगे दूसरी लेग के साथ। सी इफ द डिवीजन इज एनी अल्सर है। अच्छा और कुछ कोई सिस्टमिक एग्जामिनेशन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोल्स और टो वेब्स देखना जरूरी है। सर चेस्ट को देखेंगे, चेस्ट एग्जामिनेशन चेस्ट को देखेंगे। सर जीआईटी का एग्जामिनेशन करेंगे, जीआईटी चेस्ट को क्यों देखेंगे? सर एक माइकोबैक्टीरियल सस्पेक्ट कर रहे हैं, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। लिम्फ नोड्स क्यों देखेंगे? सर इन्फेक्शन को रूल करने के लिए। लिशमीनियासिस के लिए लिम्फ नोड्स देखेंगे सर। और सर स्प्लीन और लिवर की एग्जामिन करेंगे लिशमीनियासिस के लिए, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए। ये विसरल लिशमीनियासिस है? सर नहीं सर। स्प्लीन और लिवर लिशमीनियासिस के लिए क्यों देखेंगे? सर लिवर तो हेपेटाइटिस और उसकी एसोसिएशन है उसकी ना, पायडर्मा की। आईबीडी के लिए, आईबीडी हाँ। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्या होगा पायोडर्मा? आप अभी पीजी सोच रहे हैं? नो सर। किसी ने सोचा है पीजी के बारे में? पायोडर्मा गैंग्रीनोसा के बारे में सोचा है? नो सर। नो सर। तो ये आईबीडी का क्यों जिक्र किया? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को क्यों रूल आउट करने का जिक्र किया? और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज को रूल आउट करने के लिए क्लिनिकली क्या टेस्ट करेंगे कि जिससे आपको पता चले कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है या नहीं है? क्लिनिकली कैसे पता चलेगा? सर जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें सर एनीमिया मिल सकता है, और जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में तो कुछ नहीं, पैलर हो सकता है, लेकिन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में तो कोई आईबीडी का साइन नहीं। ये होता है कि कोई टेंडरनेस हो, अगर आप डीप टेंडरनेस कर रहे हैं पैल्पेशन तो उसमें थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज एनीमिया इज अ फीचर। इसमें ना अब मुझे मेरा एक सवाल इसमें ज़िमनी क्वेश्चन कि ये वेस्कुलिटिक अल्सर के क्या फीचर थे जो आप लोगों ने वेस्कुलाइटिस की तरफ से लिया? सराउंडिंग स्किन जो है वो लैकोडर्मेटोसिटियोसिस टाइप की होती है, इसमें इस तरह आता है उसका सराउंडिंग स्किन जो है ना सब वो कॉम्प्रोमाइज होती है। मतलब आप वेस्कुलाइटिस सोच रहे हैं या वीनस अल्सर सोच रहे हैं? वीनस अल्सर सर। सर वीनस अल्सर तो मीडियल साइड पर होता है, मीडियल साइड ये आर्टीरियल की साइड है ये। जी सर, डॉर्सम ऑफ द फुट पे आर्टीरियल और मिक्स्ड भी हो सकता है सर। इट कुड बी एससीसी। देखो एक रूल याद, ये तो बात ठीक कह रहे हो कि जो वीनस अल्सर है वो मीडियल साइड पे होता है, आर्टीरियल अल्सर आमतौर पे फिंगर्स या डिजिटल वेब्स के ऊपर होता है, लेकिन ये कोई 100% रूल नहीं है। मैंने इस दफा कुछ एक या दो दफा पहले एक वीनस अल्सर का शॉर्ट केस लिया एग्जाम में जिसमें अल्सर लेटरल साइड पे था, तो ये ना हो कि आप बाकी फीचर को
इग्नोर करके सिर्फ इसलिए कि अल्सर लेटरल साइड पे तो ये आर्टीरियल है। आर्टीरियल अल्सर बिल्कुल और मॉर्फोलॉजी के होते हैं। आर्टीरियल अल्सर्स यूजुअली एक्यूट प्रेजेंटेशन में होते हैं, वो इतने बड़े बड़े से इंड्यूरेटेड अल्सर नहीं बनते। आमतौर पे छोटे पेनफुल अल्सर्स होते हैं मल्टीपल, जो आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं। वीनस अल्सर एक दो फ्यू होंगे और वीनस अल्सर को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। तो वहां पे जो क्रोनिसिटी के साइंस है ना, वो क्रोनिसिटी के साइन जिसमें लाइपोडर्मास्क्लेरोसिस वाली स्किन है, वो क्रोनिसिटी के साइन वीनस अल्सर के साथ आते हैं। आर्टीरियल अल्सर के साथ अगर एक तो ये कि मल्टीपल शैलो पेनफुल अल्सर्स ऑन टोज और डोर्सल सरफेस पे भी आ सकते हैं और जगहों पे भी आ सकते हैं। जो सराउंडिंग स्किन है उसमें एरिथीमा हो जाएगा, लेकिन कोई इतनी ज्यादा इंड्यूरेटेड हाइपर पिगमेंटेड एडिमेटस जनरली ये अल्सर की मॉर्फोलॉजी नहीं है। ये ध्यान में रखें कि जो आर्टीरियल अल्सर्स हैं वो जरा एक्यूट मैनिफेस्टेशन के अल्सर्स हैं, पेनफुल भी हैं, और वीनस अल्सर जरा क्रॉनिक लो ग्रेड किस्म के और स्लो ग्रोइंग अल्सर्स हैं। सर ये एससीसी हो सकता है, एससी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा? सोचना चाहिए, एससीसी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ भी जरा बाहर निकल रही है ना, वरूकस की ग्रोथ है। अगर ये ग्रैन्युलेटेड टिश्यू भी है, लेकिन यहाँ पे भी रेस्ड सी एक ऊपर की ग्रोथ है, तो इसलिए एससीसी को भी सोचा जाना चाहिए। लिम्फ नोड्स की मतलब इंग्वाइनल लिम्फ नोड या पॉप्लिटियल लिम्फ नोड्स क्या सोच के पैल्पेट करते हैं? सर मेटास्टेसिस के लिए, मेट्स के देखने के लिए लिम्फ नोड्स में क्या मिलेगा? लिम्फ नोड्स की कोई टाइप होगी, कोई मतलब वो खास कोई पैटर्न होगा, क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हाँ ये एबनॉर्मलिटी है कुछ? सर टेंडरनेस रहेंगे या फिर लिम्फ नोड्स होंगे तो ट्यूबरकुलोसिस होगा तो मेटिड होते हैं। मेटिड क्या होते हैं? मेटिड का क्या मतलब है? जुड़े मिले हुए, आपस में जुड़े हुए। तो ठीक है, मतलब आपको लिम्फ नोड्स एक दूसरे में जुड़े जुड़े से नजर आएंगे, और अगर डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट और हार्ड है तो इन्फेक्शन भी सर कुड बी मेटास्टेसिस। टेंडर है तो इन्फेक्शंस। अगर मेटास्टैटिक लिम्फ नोड्स और मतलब पीवी तो हो गए मेटिड। अगर कोई और इन्फेक्शन है तो लिम्फ नोड्स का और मेटास्टैटिक लिम्फ नोड्स कैसे डिफरेंशिएट? तो टेंडरनेस सर पेनफुल होगा, वो टेंडर होगा, लिम्फ नोड्स विल बी टेंडर। मैट्स वाले हार्ड होंगे सर और डिस्क्रीट होंगे, और रबरी भी हो सकते हैं। मैट्स वाले नोड्स फिक्स्ड होंगे। तो इन्फेक्शन वाले हैं वो सब बॉगी होंगे, और सेकेंडली इन्फ्लेमेशन के वो ज्यादा होंगे, पेनफुल होंगे, टेंडरनेस ज्यादा होगी। जनरली ना अगर जो लिम्फ नोड्स है वो हार्ड है ना, अगर उनकी लुक बहुत हार्ड है तो हम उनको ना मेटास्टैटिक कहते हैं। जो सॉफ्ट टाइप लिम्फ नोड्स है ना, वो आमतौर पे एनलार्ज होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो हमारा ये उसका मकसद ये है कि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। लेकिन अगर वही लिम्फ नोड्स हार्ड होंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा कि ये मेटास्टैटिक लिम्फ नोड्स है। अगर मेटिड होंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि ये ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड्स। अच्छा, क्या डिफरेंशियल्स है इसके एससीसी के अलावा? वीनस अल्सर, ट्यूबरकुलोसिस, क्रूफोडर्मा, माइसिटोमा। माइसिटोमा के कितने माइसिटोमा के केसेस आप लोगों ने देखे हैं? ऐसे होता है माइसिटोमा? नो सर, माइसिटोमा में साइनसेस होते हैं ना, सर नोड्यूल्स बने हुए होते हैं और साइनसेस बने हुए। माइसिटोमा के अंदर एससीसी हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन माइसिटोमा की ये लुक नहीं है। माइसिटोमा में ना मल्टीपल साइनसेस मिलते हैं, बड़े डिस्क्रीट वेल फॉर्म्ड साइनसेस। एक्टिनोमाइसिटोमा है या यूमाइसिटोमा है या एक्टिनोमाइकोसिस है, हर एक कंडीशन के अंदर ना आपको साइनसेस मिलते हैं। यहाँ पे साइनसेस के बजाय ना अल्सरेटेड प्लाक्स हैं। तो और क्योंकि बोन इन्वॉल्व हो रही है, तो जिस तरह अफशा ने कहा था कि ऑस्टियोमाइलाइटिस भी आप सोच सकते हैं, और वो ऑस्टियोमाइलाइटिस ट्यूबरकुलोस ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो स्किन इन्वॉल्व है ये कंटिगुअस स्प्रेड है टीबी का फ्रॉम द अंडरलाइंग बोन, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये
जो है ये SCC ग्रो हो गई है इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर, स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा हो रहा है, मे बी इन ऑस्टियोमाइलाइटिस। और जहां तक इसका सवाल था ना, वेस्कुलाइटिस तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, हमने वीनस अल्सर को जहन में रखा हुआ है। वीनस अल्सर के लिए स्किन की इंड्यूरेशन भी है और थिकनिंग भी है। बस अगर आप पैल्पेट करें और आपको लगे कि बोनी स्वेलिंग्स भी हैं, बोनी एबनॉर्मलिटी भी है और पेशेंट को की वॉक भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ये निकालें जिसने किया, तो ये ना ज़्यादा चांस होगा, फिर वीनस अल्सर का चांस कम हो जाए। तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा या क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस, हम इन 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे हम मुत्तफिक हो गए। और इस दौरान में हमने एक इसको डिस्क्रिप्शन में कुछ चंद एक यूजफुल पॉइंट्स किए। ये बड़ा क्लियर कट होना चाहिए डायग्नोसिस। दानिश नाम तो दानिश ही आ रहा है, कोई और नाम है क्या? नहीं सर, आई एम सॉरी सर, दिस इज hyperpigmented। कौन बोल रहा है? सर आई एम दानिश। आप दानिश हैं? सर आई एम। अच्छा, नहीं, दानिश की आवाज, फीमेल आवाज कैसे निकल रही है? सर माय नेम इज दानिश, सॉरी। अच्छा, आपका नाम दानिश है? अच्छा सर सर जैसे मैं मुसरत हूँ। जिस तरह से मुसरत क्लास हो रही है। अच्छी एग्जाम्पल, चलो अच्छा चले, मैंने समझा था कोई मेल कैंडिडेट नहीं है। अच्छा बताइए दानिश, बताएं, एक्सप्लेन करें। Sir, I have to describe the lesion. जी प्लीज। So this is so what I can make out of this is there is a hyperpigmented linear elevated plaque over the backside of the helix of the ear. अच्छा, that's about it. एलिवेटेड प्लाक क्यों कहा दानिश? है तो प्लाक तो वैसे ही एलिवेटेड होता है, यूज मतलब एक गैर जरूरी वर्ड का यूज किया। हाइपर कैराटोटिक है। अच्छा मुझे बताओ, हाइपर कैराटोटिक है किसके लिए, और ये भी बताना कि इस सवाल में इन दोनों का फर्क क्या होता है। Sir, scaly would mean that it is chronic from the last lecture that I heard, and और हाइपर कैराटोटिक का क्या मतलब होता है? So that the layers of the epidermis have increased in number. तुम किस लेक्चर को रेफर कर रहे हो दानिश? कर रही हो दानिश? कौन से लेक्चर की मैंने ये कहा था? Sir, I might be quoting it wrong, लेकिन of what I remember actually. आज मैंने ना लास्ट टाइम जो स्लाइड सेशन लिया था उसमें आप लोगों को ना इन दो टर्म्स के बारे में बताया था, हाइपर कैराटोसिस बताया था। और and मतलब स्केली और हाइपर कैराटोटिक। जो स्केली होगा ना, स्केल का की हिस्टोलॉजी होती है पैराकेराटोसिस, स्ट्रेटम कॉर्नियम। हाँ, स्ट्रेटम कॉर्नियम में पैराकेराटोसिस, और स्केल हमेशा स्किन के साथ लूजली अटैच है। चाहे सोराइसिस का सबसे थिक स्केल है जिसको हम थिक सिल्वरी स्केल कहते हैं, इवन उसको भी जब आप स्क्रैच करेंगे तो वो उतर जाएगा। तो जो स्केल होता है ना, वो जब आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, आमतौर पर एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टंग डिप्रेसर यूज करेंगे इस लीजन को हल्का सा स्क्रैच करने के लिए, स्केल उतर जाएगा। जो हाइपर कैराटोसिस होता है ना, इसको दूसरे लफ्जों में आप कहें वॉट लाइक। इसमें जो सरफेस है लीजन का, उसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम थिकन्ड है लेकिन पैराकेराटोटिक नहीं है, जिसको हम हिस्टोलॉजिकली भी हाइपर कैराटोसिस कहते हैं, क्योंकि हिस्टोलॉजी में आपको थिक स्ट्रेटम कॉर्नियम मिलती है और हम क्लिनिकली भी उस लीजन को हाइपर कैराटोटिक कहते हैं। लीजन रेज्ड है, उसका रफ सरफेस है लेकिन उस पर स्केल नहीं है।
जब आप उसके ऊपर टंग डिप्रेसर से उसको स्क्रैच करने की कोशिश करेंगे कुछ बाहर नहीं है। इसका मतलब है कि लीजन जो है, लीजन के अंदर स्ट्रेटम कॉर्नियम सर हम तो ये कह सकते हैं कि हाइपर केराटोसिस में जो है एक्सेसिव केराटिनाइजेशन हो रही है, एब्नॉर्मल केराटिनाइजेशन, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ केराटिन होगी हाइपर केराटोसिस में। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज इंक्रीज केराटिन। इंक्रीज केराटिन जो है वो काफी कॉम्पैक्ट होगी, और वो जब आप उसको एफर्ट भी करेंगे बाय यूज ऑफ योर टंग डिप्रेसर स्क्रैच करने की, वो नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप स्केली नहीं, आप हाइपर केराटोटिक लीजन डील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इवन केराटोडर्मास होती है। अब केराटोडर्मा में कौन सी स्केलिंग उतरती है? स्किन थिक होती है, हाइपर केराटोसिस होता है। तो इस तरह से ये भी लीजन कुछ हाइपर केराटोटिक टाइप लीजन लग रहा है। दानिश कंटिन्यू यस सर। So excuse me, so I didn't get the last. मैंने कहा ये लीजन हाइपर केराटोटिक लग रहा है, स्केली नहीं लग रहा। Sir. हाइपर केराटोटिक प्लाक है Sir. at the base of pinna. Pinna. Lichen planus. Lichen planus. Hypertrophic. ये किसने कहा? रबिया ने कहा या दानिश ने कहा? मैंने कहा सर, रबिया। सर मैंने भी कहा। Lichen planus, hypertrophic lichen planus, isn't it? जी सर। Yes, sir. Yeah, normal lichen planus. Sir, I don't think it's hypertrophic. I think it's normal lichen planus. You think it's a normal lichen planus? Yes, तो sir. ये Hypertrophic बहुत बड़ा होता है। जी सर। इतना बड़ा सा क्यों? जी सर। इतना सर ये एलपी के लिए तो बहुत अनयूजुअल सी साइट नहीं है। सर ये सर एक्यांथोमा फिशरेटम होता है जो ग्लासेस की वजह से होता है। ग्रेन्युलोमा एक्यांथोमा फिशरेटम। एक्यांथोमा फिशरेटम कौन कह रहा है? रबिया? नहीं सर, मैं कह रही हूँ डॉक्टर फलक। डॉक्टर फलक का मोबाइल गैलेक्सी A20 है? नहीं सर, फलक वकास। सर फलक वकास। फलक वकास का नाम मेरे सामने नहीं आ रहा। गैलेक्सी सर ये नहीं सर, मेरे पास मैंने नाम नहीं अच्छा, वो मोबाइल का नाम इंटरनेट का इशू था। यस सर। ठीक है। अब आप लोग ना काइंडली सारे अपने नाम डालें। अब ये ना गैलेक्सी J6 बोल रहा है, मुझे तो इस तरह बिल्कुल मजा नहीं आता। तो इसलिए आप अपने नाम तो कम से कम अपने मोबाइल में डालें। अच्छा, एक्यांथोमा फिशरेटम क्या होता है फलक? सर ये जो है ग्लासेस पहनने की वजह से लो ग्रेड ट्रॉमा मुसलसल होता है सर, जिसकी वजह से वहां पर हाइपरट्रॉफी हो जाती है स्किन की। इसका हल क्या होता है? सर रिमूवल इरिटेटिंग फैक्ट को आप जो इरिटेशन है सर कॉज कर रहा है उसको रिमूव करें, और इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, क्रायो भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब ग्लासेस ये मैं बोल रही हूँ बदल सर। लें, ग्लासेस की टाइप बदल लें। अच्छा, एक फिशरेटम के अलावा और क्या हो सकता है? लाइकेन प्लानस अगर है तो क्यों नहीं होता? क्योंकि सेबोरिक केराटोसिस हो सकता है सर, ये अनयूजुअल सी साइट है सर एलपी के लिए। लेकिन एलपी वैसे अगर गौर करो तो एक यहाँ पे भी लीजन बना हुआ है। सर सेबोरिक केराटोसिस। सेबोरिक केराटोसिस सर एलपी में वो जो फिनोमेना होता है कौन सा? कार्बोनाइजेशन। ये कार्बोनाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। हो भी सकता है, कार्बोनाइजेशन भी हो सकती है, क्योंकि लीजन की यहाँ पे भी एक लीजन है ना, इसलिए थोड़ा बहुत आप ये नहीं कह सकते कि आपने टोटल लाइकेन प्लानस को एक्सक्लूड कर दिया। पॉसिबिलिटी लाइकेन प्लानस की रखेंगे, अगरचे पहला डायग्नोसिस शुड बी एक्यांथोमा फिशरेटम, लेकिन फॉर एग्जांपल मरीज क्या है कि मैं तो ग्लासेस पहनता ही नहीं, तो फिर तो कहानी खत्म होगी ना, फिर तो एक्यांथोमा फिशरेटम की कहानी। फिर आपको एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस बिकॉज़ ऑफ हेयर डाई, इसने वैसे तो यूज नहीं की हुई। एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस तो नहीं है, और भी जगह होना चाहिए। नहीं मतलब लीजन केराटोटिक लुक ऐसी नहीं है, वाइलेशियस लुक नहीं है, ये तो केराटोटिक लीजन है। एक्जिमेटस लुक होती है, जिस तरह मैंने सेबोरिक केराटोसिस। सेबोरिक केराटोसिस। सेबोरिक केराटोसिस की ना स्टक ऑन अपीयरेंस होती है।
है, स्टक। मतलब वो जो कैराटोटिक प्लग होता है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे स्किन के ऊपर चिपका हुआ है। जब भी आप अगर सेबोरिक केराटोसिस को टंग डिप्रेसर तो नहीं, लेकिन अगर आप एक क्यूरेटार्च से क्यूरेट करें तो पूरा का पूरा लीजन ऊपर से उतर जाता है। हल्के से ब्लीडिंग पॉइंट्स आती हैं, लेकिन वो स्टक ऑन अपीयरेंस जो होती है ना, वो सारी साफ हो जाती है। ये लीजन सॉलिड लग रहा है, स्टक ऑन अपीयरेंस नहीं है। यस सर। मैं कहता हूँ एकेंथोमा फिशरेटम के बाद अगर कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस सिग्निफिकेंट इसमें था तो वो एलपी ही था। लाइकेन प्लानस को ध्यान में रखें आप। थोड़ा सा हाइपरट्रॉफिक हुआ है लाइकेन प्लानस। कभी भी किसी भी जगह पे अगर आप लाइकेन प्लानस को बहुत ज्यादा स्क्रैच करें तो वो हाइपरट्रॉफिक हो सकता है। तो लेकिन ये वाला जो है ना, ये डायग्नोसिस एकेंथोमा फिशरेटम है। दूसरी पॉसिबिलिटी एलपी हो सकती है। सेबोरिक केराटोसिस की पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। किसका वॉर्ड भी तो हो सकता है, इट कुड बी अ वॉर्ड, वायरल वॉर्ड। यस जी सर। ब्रूकस लीजन है, वैसे ही हाइपर केराटोटिक लीजन है। किसी ने वॉर्ड के बारे में बताया नहीं सर। इतना लीनियर वॉर्ड में भी कॉम्पोनराइजेशन हो सकती है जिस तरह एलपी में होती है। सर आई वांट टू आस्क समथिंग। सर एक्यांथोमा फिशरेटम आपने कहा, लेकिन सर एक्यांथोमा फिशरेटम जो होता है वो यूजुअली फ्लैश कलर्ड होता है और वो मतलब उसके सेंटर में फिशर या फरो होता है, कॉफी बीन अपीयरेंस जिसे कहते हैं। तो सर बट दिस डजंट सीम टू हैव एनी ऑफ दोस फीचर्स। आपने ये पढ़ी हैं या आपने देखी हैं? सर मैं अभी पढ़ी थी एक्यांथोमा फिशरेटम, आई वाज सर्चिंग इट राइट नाउ। तो उसकी पिक्चर्स भी डिफरेंट है, कॉफी बीन अपीयरेंस, फ्लैश कलर्ड है। तो सर ये तो वायलेशियस है। ये ना देखो, जो एक्यांथोमा फिशरेटम है ना, ये बेसिकली एक फ्रिक्शनल डर्मेटोसिस है। तो वो लीजन है जो फ्रिक्शन या ट्रॉमा की वजह से होता है। जो फ्रिक्शनल डर्मेटोसिस हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक केलोस्टी ले लें, प्रेशर केलोस्टी ले लें, नमाज की केलोस्टी ले लें, जो आपके फोरहेड पे आमतौर पे मेल्स को बन जाता है, या शिया मुस्लिम्स को जो उसके ऊपर पत्थर के ऊपर सजदा करते हैं, वो ले लें। या आप कोई हाथ के ऊपर ले लें, अगर आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं या आप या जो वर्कर्स हैं, तो वहां पे ना जिन जगहों पे ट्रॉमा या फ्रिक्शन होती है, उन जगहों पे हाइपर केराटोटिक प्लाक्स बनते हैं। उस जगह पे पहले स्किन हार्ड होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ स्टेटम स्पाइनोसम हार्ड नहीं होगा, स्टेटम कॉर्नियम भी हार्ड हो जाएगा। तो हाइपर केराटोटिक प्लाक इज फीचर ऑफ ऑल द फ्रिक्शनल डर्मेटोसिस। ये कॉफी बीन अपीयरेंस और फ्लैश कलर, मैं इस ना मैंने पढ़ा है और ना ही मैं इस वक्त आपको इसके बारे में कुछ चीज बता सकूंगा, क्योंकि हम बेसिकली किताबी बातें नहीं कर रहे, हम बेसिकली प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं कि आपको किस किस्म का लीजन नजर आना चाहिए। फ्लैश कलर्ड लीजन हो भी सकता है अगर लीजन में उतना ज्यादा हाइपर केराटोसिस नहीं आया है, सिर्फ एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया हुआ है लेकिन हाइपर केराटोसिस नहीं है, तो लीजन रेज्ड होगा और फ्लैश कलर्ड होगा। जब हाइपर केराटोसिस सेट्स इन, तो हाइपर केराटोसिस से लीजन का फ्लैश कलर जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता डार्क कलर में कन्वर्ट होता चला जाएगा, क्योंकि हाइपर केराटोसिस के लीजन जरा डार्क कलर में जाहिर होंगे। फ्लैश कलर से मतलब ये है कि स्किन हाइपर प्लास्टिक तो है लेकिन हाइपर केराटोटिक नहीं है। तो ये ना जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, वो जरूरी नहीं होता कि वो डिस्क्रिप्शंस बिल्कुल हमारे लीजन को मैच करें। बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो ये था कि जो फ्रिक्शनल डर्मेटोसिस है ना, वो आमतौर पे हाइपर केराटोटिक। अगर आप इसको कंपेयर करें जैसे कि प्रेयर नोड्यूल होता है, तो बिल्कुल इसी शक्ल के माथे के ऊपर एक हाइपर केराटोटिक प्लाक्स बन जाते हैं। तो एक्यांथोमा फिशरेटम जो है ना, वो एक फ्रिक्शनल डर्मेटोसिस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और इसीलिए मैं इसको वार्ड भी कह रहा था कि वार्ड भी हो सकता है क्योंकि इसका हाइपर केराटोटिक सरफेस, और हमने लाइकेन प्लानस का डिफरेंशियल में एक और चीज शामिल। सर अगर लाइकेन प्लानस टॉप पे रखें इसमें तो क्या गलत होगा? हाँ गलत होगा। देखो एक्यांथोमा फिशरेटम एक बिल्कुल क्लासिक डायग्नोसिस है और पेशेंट इज वेयरिंग
पेशेंट इज वेयरिंग ग्लासेस, आमतौर पे वो ग्लासेस हैवी ग्लासेस जिस तरह मैंने पहनी हुई, इस टाइप की जो ग्लासेस होती हैं ये हैवी ग्लासेस होती हैं। अगर कोई बंदा लाइट ग्लासेस पहन रहा है तो उससे नहीं होगा, और ज्यादा दिन ग्लासेस में पहनता है वो बंदा। और जिन जगहों पे ग्लासेस का कांटेक्ट आ रहा है, अब ये आप देखेंगे मेरे ग्लासेस का कांटेक्ट इसी जगह पे आ रहा है जिस जगह पे इसको, हाँ, जिस जगह पे इसकी इस बंदे को ये लीजन हो रहा है। अगर तो लीजन यहाँ पे हो रहा है तो फिर जाहिर है एकेंथोमा फिशरेटम तो नहीं, तो फ्रिक्शनल डर्मेटोसिस है। अगर तो आपने वो सारी कड़ियां मिला ली तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फिर अनयूजुअल साइट पे ये लीजन है तो फिर और डायग्नोसिस। अब ये जितने लोग इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इनमें से कोई नहीं बोलेगा मुझे नए लोग चाहिए जो इसको एक्सप्लेन करें। तो ना दानिश, ना सूरत, ना रबिया, कोई और, एनीबडी एल्स? सर मैं आए डॉक्टर फलक वकास। फलक भी बोल चुके हो आप भी नहीं पता। 93 लोग, 95 लोग इस वक्त मौजूद हैं। मुसर्रत तुम बताओ, मुसर्रत सो गए हो? सर मैं इधर ही। हाँ चलो बताओ। Sir, the slide showing hands of the patients with hyperkeratotic plaques with some scaling or overlying scaling. और सर प्रॉपर वो पिक्चर इस तरह कुछ खास क्लियर और स्केलिंग है और क्या है? सर साइट उसके सर वो थिनर और हाइपोथिनर इमिनेंस पे है ना, और रेस्ट तक सर वो जा रही है ऊपर। सर वो दूसरा मार्जिनल भी है ना कि लेटरल और उस साइड पे मीडियल साइड पे भी वो हाइपरकेराटोसिस वो जा रही है सर। तुमने स्केलिंग भी देख ली है? सर ऊपर सर स्केलिंग मुझे नजर आ रही है, या तुम अंदर? जी सर यही है। ये सर अच्छा, अब अगर तुम स्केलिंग के ऊपर फिक्स्ड हो ना तो फिर मुझे इसका डायग्नोसिस वो देना कि जिसमें स्केलिंग होती है। सर फिर सोरायसिस होगा, लेकिन इस पे वो सोरायसिस फिट नहीं आ रहा, तो फिर स्केलिंग क्यों फिट आ रही है? नहीं है इसमें सर पामोप्लांटर केराटोडर्मा हो सकता है, लेकिन अब पामोप्लांटर केराटोडर्मा में स्केलिंग होती है? नहीं सर स्केलिंग नहीं होती अभी बताएं। तो फिर ये या तो ये स्केलिंग नहीं है या फिर ये पामोप्लांटर केराटोडर्मा नहीं है सर। हाँ मामूना, मैमूना, इसकी पंक्टेट सी अपीयरेंस आ रही है। There are depressed regions as well. You mean to say कि ये punctate keratoderma है? No sir, it's marginal या फिर straight। ये diffuse palmar keratoderma नहीं है? Diffuse भी नहीं लगे, marginal lesions है, marginal pitted lesions है या फिर जो है बीच में keratoelastoidalis, acrokeratoelastoidalis, marginal could be और जो है of costa। हाँ, acrokeratoelastoides of costa। Elastoides of costa। उसका ये क्या होता है? केराटोडर्मा ही है सर। इसमें सिर्फ पिटेड प्लाक। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा था? Sir, it's not. I'm Dr. Sana. It's type of keratoderma in which margin of hands are involved, ना? Margins involved हो रहे होते हैं इसके अंदर keratoderma में। और क्या होता है? सर इसमें पिटिंग भी थोड़ी सी नजर आ रही है जो मार्जिन्स पे है, तो पिटेड प्लाक्स लग रहे हैं at the margins of hands। सर ये येलो keratoderma कहेंगे कि क्या? पेल हैंड्स। येलो keratoderma ये कौन सी टर्म है? येलो keratoderma है कोई? थोड़ी सी एट्रोफिक लीजन्स भी हैं। देखो
एक आप लोगों ने टर्म अभी बताई पंक्टेट। पंक्टेट लीजन्स जो है ना वो वॉट लाइक छोटे लीजन्स, रेज लीजन होते हैं जो पिछली दफा मैंने ना जब वो करवा रहा था रीचर्स तो फिर मैंने दिखाए थे पंक्टेट कैरोडर्मा। बाद में भी कोई स्लाइड आ जाएगी तो दिखा दूंगा। ये नंबर 1 पंक्टेट कैरोडर्मा नहीं है। पंक्टेट कैरोडर्मा तो कहीं पे भी हो सकता है, उसके लिए मार्जिन पे होना जरूरी है। दूसरी बात आपने कही, क्या कहती है, पिटिंग। पिटिंग जो है ना वो हाथों और पैरों पे ऐसे नजर आता है कि जैसे कि छोटे छोटे ना छेद हैं या होल्स हैं, कि जैसे कि कोई पिन के साथ आपने वो पंक्चर्स कर दी है। यहाँ पे किसी भी जगह पे इस किस्म की कोई अपीयरेंस नहीं है कि आपको ये लगे कि स्किन के अंदर कोई होल्स या पंक्चर बना दिए। यहाँ पे जो अपीयरेंस नजर आ रही है इस वक्त वो स्किन मार्जिन पे स्किन हार्ड भी है और कुछ थोड़ी सी ना कॉम्पैक्ट और सिकुड़ी हुई भी है, टाइट हुई हुई, जैसे कि ना नीचे की तरफ मैकेनिक हैंड्स की तरह लुक ड्राइड। मैकेनिक हैंड्स मोर लाइक हाँ पिगमेंटेशन, दैट इज मोर ऑफ अ पिगमेंटेशन और थोड़ा सा हल्का फुल्का कैरोडर्मा। लेकिन ये ना दिस इज मोर देन मैकेनिक हैंड। ये ना ये स्कारिंग का इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर कि जैसे कि कोलेजन डीजेनरेटेड है। हाँ थिकन्ड भी है और स्कार्ड भी है। जैसे कि स्कार टिश्यू होता है ना, जैसे कि कहीं पे भी स्कार टिश्यू बनता है, इट इज गिविंग मोर ऑफ अ स्कार लुक, मोर ऑफ अ स्कार लुक। इसका मतलब ये है, स्कार जब आप कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि डर्मल फाइब्रोसिस हो रहा है, डर्मस के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है। तो ये जो एक्रोकेराटो इलास्टोइडीज होता है, ये इसका फर्क यही होता है कि इसमें ना फाइब्रोसिस भी ज्यादा होता है। अब ये डिफरेंशियल्स हो गए इसके। एक है फोकल एक्रल हाइपरकेराटोसिस, इसके अंदर इलास्टोरेक्सिस नहीं होगा और केराटो इलास्टोइडीज मार्जिनालिस, और इसमें प्रोमिनेंट डैमेज भी होगी, सन डैमेज भी होगी सन एक्सपोज एरिया पे, और इसमें इलास्टोरेक्सिस भी होगा। अदर एक्रल केराटोडर्मास आर एक्रोकेराटोडर्मा, हेरिडिटरी पंक्टेटम। पंक्टेट नहीं है वैसे ये। अच्छा, अगर ये पंक्टेट हो तो आपका एक और डिफरेंशियल आता है एक्रोकेराटोसिस वरूकस का और डिजिटल पेपुलर कैल्सिनोसिस। ये सारे जो डिफरेंशियल्स है ना, ये प्राइमरी क्यूटेनियस एमेलिटोसिस को निकाल के जो मिसलेनियस के पंक्टेट केराटोडर्मा के डिफरेंशियल्स, एक्रोकेराटोसिस, वरूका प्लाना, मोसैक एक्रल केराटोसिस, डिजिटल पेपुलर कैल्सिनोसिस। तो ये एक्रोकेराटो इलास्टोइडीज मार्जिनालिस ही है कि जिसमें आपको ना केराटोडर्मा अलोंग विद डर्मल फाइब्रोसिस। होमोजेनाइजेशन एंड ऑल्टरेशन इन इलास्टिक डर्म्स, मतलब इलास्टोरेक्सिस होगी, जैसे कि आपको सूडोजेंथोमा इलास्टिकम में इलास्टिक फाइबर टूटता है, इस तरह से इसमें इलास्टोरेक्सिस भी होगी और कोलेजन होमोजेनाइजेशन या कोलेजन फाइब्रोसिस भी। तो ये कंडीशन होगी अलोंग विद हाइपरकेराटोसिस। क्योंकि अगर आप इसको आप दोबारा गौर से देखें तो ये सिर्फ लीजन हाइपरकेराटोटिक थिकन नहीं है, ये स्कार्ड भी नजर आ रहा है, स्कारिंग भी इसमें वाज़ेह है। तो ये एक अपीयरेंस जो है ना, ये ज़हन में रखिए इनकी एक्रोकेराटो इलास्टोइडीज। तो ये मार्जिनालिस है ना? हाँ हाँ, और मार्जिनालिस। ओके सर। ट्रीट कैसे करेंगे? वो इमोलिएंट्स, केराटोलाइटिक एजेंट्स जो आप टॉपिकल में डालेंगे, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक, डेप्सोन, मीथोट्रेक्सेट, आइसोट्रेटिनोइन, एसिट्रेटिन, फिजिकल या सर्जिकल क्रायोथेरेपी, सर्जरी विद IBM YAG लेजर। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा जी, कौन बताएगा? वो बताएंगे जो अभी तक बोले नहीं है। फिजा नहीं, रबिया नहीं, पलक भी नहीं बोली। हाँ
अस्सलाम वालेकुम सर। कौन कौन? बेसिकली आप कौन है, कौन बोल रही हैं? डॉक्टर फिजा बात करी। फिजा, अभी आपने बताया नहीं था अभी कुछ देर पहले? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, बताओ। सर ये बेसिकली एरिथमेटस स्केली प्लॉक्स हैं बायलैटरली इन्वॉल्विंग द फोर आर्म्स स्पेयरिंग द क्यूबिटल फॉसी। और दोबारा बताओ, आपने क्या कहा? सर एरिथमेटस स्केली प्लॉक्स इन्वॉल्विंग द फोर आर्म्स and sparing the antecubital foci. Cubital foci. और 4 sparing areas हैं दरमियान। ठीक है, मेरा ख्याल है यही है इसके अंदर कि erythematous scaly well demarcated plaques हैं with areas of sparing in between areas of sparing भी है। डिस्क्रिप्शन तो ठीक है, डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस। सर erythrokeratoderma variabilis tinea Ichthyosis vulgaris Ichthyosis vulgaris। अच्छा, और PRP एक सेकंड सर, मैं जरा नोट कर लूं आप लोग क्या कह रहे हैं। एक इर्थोकेरेटोडर्मा हो गया, PRP कहा, और Ichthyosis vulgaris tinea, unstable psoriasis। अच्छा, और सर एक और मेरे माइंड में आ रहा है, ब्लिप। क्या माइंड में आया? ब्लिप। ब्लिप ब्लिप सर, ब्लिप BLYPE। BLYET PE। सर मैं टेक्स्ट करती हूँ। नहीं, टेक्स्ट ना करो, मेरे पास टाइम नहीं टेक्स्ट देखने का। तुम क्या बता रही हो, क्या बीमारी बता रही हो? ये ब्लिप बता रही हूँ, तो सुपरफिशियल बर्न होता है। सुपरफिशियल बर्न होता है, और उसको क्या कहते हैं? दोबारा स्पेल करो। ब्लेब। ब्लेब BLEB BLYPE। P for pen, E for egg। तुम टेक्स्ट ही करना भाई, ये तो बहुत ही कोई मुश्किल से स्पेलिंग होगी। सर बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से कई दफा स्किन पे बर्निंग, मतलब सुपरफिशियल बर्न आ जाता है, स्कैब्स आ जाता है बस। चलो, ये मैंने कभी नोटिस नहीं की इस तरह की चीज। अच्छा, इसको ये हो गया। अभी हमारे जितने डिफरेंशियल हुए, इर्थोकेरेटोडर्मा वेरिबेलिस, PRP, इक्थायोसिस वल्गैरिस, टीनिया, अनस्टेबल सोरासिस। एनीथिंग एल्स? PRP हो गया। एक्स-लिंक्ड रख सर। सर MF रख सकते हैं इसके अंदर। रखेंगे तो एक्सप्लेन भी करेंगे। लिख लिया मैंने अभी, जिसने जो डायग्नोसिस बोला है वो उसको एक्सप्लेन करेगा। MF। और इर्थोकेरेटोडर्मा वेरिबेलिस किसने कहा था? इर्थोकेरेटोडर्मा वेरिबेलिस किसने कहा था? फिजा ने कहा था? इसमें ऑनलाइन में ना याद भी नहीं रहता। सर मैंने बोला था, डॉक्टर सना ने बोला था। अच्छा बताओ, व्हाट इज इर्थोकेरेटोडर्मा वेरिबेलिस? सर इसके अंदर मल्टीपल सिमेट्रिकल, मतलब माइग्रेटिंग लीजन्स होते हैं, पॉलीसाइक्लिक भी मिल रहे होते हैं, इरिथमेटस लीजन्स होते हैं इसके अंदर ना। दो तरह के लीजन्स होते हैं इसके अंदर, फिक्स भी होते हैं और दूसरे जो है वेरिएबल होते हैं, बिजार शेप। दोनों इर्थोकेरेटोडर्मा वेरिबेलिस के अंदर लीजन्स होते हैं, फिक्स भी उसी के होते हैं, और तो दो तरह के फिक्स भी मिल रहे होते हैं, ट्रांजिएंट भी, मतलब फिक्स भी मिल रहे होते हैं, और दूसरे जो है वो ट्रांजिएंट टाइप के भी होते हैं। दो तरह के होते हैं आई थिंक ना। और इससे मिलता जुलता कोई और डिसऑर्डर भी है?
सर प्रोग्रेसिव सिमेट्रिकल एरिथ्रोकेराटोमा होता है। जो प्रोग्रेसिव सिमेट्रिकल एरिथ्रोकेराटोमा क्या होता है? उसमें दो वैरायटीज होती है, एक फिक्स वैरायटी होती है और एक पॉलीगोनल। और जो वेरिएबल्स में क्या होता है? वेरिएबल्स तो सिर्फ एक ही है, वो तो उसमें वैरायटीज नहीं है। वेरिएबल्स में ना जो लीजन्स है ना वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं। जो एरिथ्रोकेराटोमा एज द नेम सिग्निफाइज, इसके अंदर सिर्फ एरिथीमा और हाइपरकेराटोसिस है। इसके अंदर एरिथीमा और हाइपरकेराटोसिस है, इसमें पैराकेराटोसिस नहीं है। तो एरिथ्रोकेराटोमा वेरिएबल्स और एरिथ्रोकेराटोमा सिमेट्रिका प्रोग्रेसिवा दो टाइप के एरिथ्रोकेराटोमास हैं। जो वेरिएबल्स है उसकी तो पिक्चर बदलती रहती है, वो उसके लीजन्स चेंज करते रहते हैं, जबकि सिमेट्रिका प्रोग्रेसिवा में एक वैरायटी में फिक्स्ड है और एक में लीजन्स में कुछ चेंज आती रहती है। लेकिन इन दोनों की जो क्लिनिकल अपीयरेंस है वो एरिथ्रोकेराटोमा की है, जिसके अंदर एरिथीमा और केराटोडर्मा दोनों जो चीजें अभी भी नजर आ रही हैं वो ठीक है। तो जहां तक एरिथ्रोकेराटोडर्मा का डायग्नोसिस देना है ये बिल्कुल बनता है, लेकिन टाइप आपको जरा वाजे करनी पड़ेगी कि हम इसमें से कौन सी टाइप का एरिथ्रोकेराटोडर्मा डील करें। अच्छा, दूसरा डायग्नोसिस आया पीआरपी। किसने कहा था? पीआरपी किसने कहा था? सर मैंने कहा था। मैंने कहा था। अच्छा बताओ, पीआरपी में क्या अपीयरेंस होती है और इसमें क्या चीजें पीआरपी के फेवर में और क्या चीजें पीआरपी के अगेंस्ट? सर पीआरपी में भी एरिथमेटस स्केली फ्लाक्स होते हैं और उनमें आइलैंड्स ऑफ स्पेरिंग होती है, लेकिन उसमें पेरीफॉलिकुलर लीजन्स भी होती हैं ज्यादा। तो इस पिक्चर में हमें अभी फिलहाल देखो, एक तो पीआरपी के मुकाबले में ना जो मेरे हिसाब से जो एरिथीमा है ना वो एरिथीमा थोड़ा कम है। मतलब पीआरपी के लीजन्स ऑलमोस्ट सोराइसिस की तरह से पिंकिश अपीयरेंस के होते हैं और उसकी थिकनिंग या उसमें हाइपरकेराटोसिस भी ज्यादा होता है, थोड़ा एरिथीमा कम है। आइलैंड ऑफ स्पेरिंग है जैसे कि पीआरपी में हो सकता है, लेकिन फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस नहीं है। या एग्जामिनेशन करेंगे तो नजर आएगा कि इसमें फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस कितनी हैं, ये सारे स्केल्स हैं। अगर फॉलिकुलर प्रोमिनेंसेस हो, एरिया ऑफ स्पेरिंग हो, तब भी हम इसको पीआरपी को एटिपिकल फॉर्म की कहेंगे, क्योंकि ये पूरी बॉडी पे इतनी इन्वॉल्व नहीं है, हाथों को इन्वॉल्व। तो पीआरपी अगेन इज नॉट अ बैड डायग्नोसिस। इक्टाइसिस वल्गैरिस किसने कहा? डॉक्टर नुमान। इक्टाइसिस वल्गैरिस किसने कहा था? सर नुमान में सर, डॉक्टर नुमान। डॉक्टर नुमान। नुमान। अच्छा, इक्टाइसिस वल्गैरिस को डिफाइन करो। सर इसमें उसको फेवर नहीं कह रही, इसमें लाइट स्केल्स नहीं है, उसमें लाइट स्केल्स होते हैं। ये रिसेसिव जो एक्स-लिंक्ड है उसको फेवर कर रही है, इसके अंदर उसके अंदर ब्राउनिश और येलो स्केल्स होती है। और हाइपरकेराटोसिस तुम एक्स-लिंक्ड इक्टाइसिस पे आ गए हो सर। मैं मतलब कि इसमें लाइट स्केल नहीं है, तो इक्टाइसिस वल्गैरिस स्लाइटली और डार्क ब्राउन स्केल है, तो रिसेसिव एक्स-लिंक्ड जो है वो ज्यादा है। तो चेंज कह रहा हूं मैं अपना। ये एरिया ऑफ स्पेरिंग एक्सप्लेन होता है उसमें? जी सर, उसके अंदर ऐसे दोनों के अंदर स्पेरिंग होती है क्यूबिटल फेसा की। एक्स-लिंक्ड इक्टाइसिस में सर उसमें एंटी क्यूबिटल होती है, सॉरी उसमें एंटी क्यूबिटल, रिसेसिव में एंटी क्यूबिटल होती है, इसमें क्यूबिटल होती है। जो एक्स-लिंक्ड इक्टाइसिस है तो फ्लेक्चरल इन्वॉल्वमेंट है ना इसकी, तो उसमें थिक स्केल्स होते हैं और फ्लेक्चर्स में इन्वॉल्व होते हैं, और स्पेरिंग मेरे हिसाब से तो नहीं होती। अगर होती है तो मेरे लिए एंटी क्यूबिटल पोप्लेटियल की स्पेरिंग होती है रिसेसिव के। It's written in the book. सर स्पेरिंग होती है। Sparing is written in the book. It's written in the book. इक्टाइसिस वल्गैरिस में या एक्स-लिंक्ड इक्टाइसिस में? सर दोनों में, इक्टाइसिस वल्गैरिस में और एक्स-लिंक्ड। एक्स-लिंक्ड में स्मॉल जॉइंट्स की होती है स्पेरिंग। अच्छा, एरिथीमा एक्सप्लेन होता है? No sir. इक्टाइसिस वल्गैरिस? हाँ नो सर, एरिथीमा नहीं होता। एरिथीमा इसमें ना दो फीचर प्रोमिनेंट हैं, एक स्केलिंग और एक नहीं, तीन फीचर, वेल डिमार्केटेड लीजन, एरिथीमा और स्केलिंग। तो इक्टाइसिस वल्गैरिस में स्केलिंग तक तो चली गई, वो भी एक इक्टाइसिस वल्गैरिस नहीं, एक्स-लिंक्ड।
और वेल डिमार्केटेड लीजन्स भी होंगे इक्तासिस वल्गैरिस में? नो सर, डिफ्यूज ज्यादा होते हैं। डिमार्केटेड भी नहीं होगी ना, स्पेरिंग एक अलग बात है, लेकिन इससे बड़ा वेल डिमार्केटेड नहीं होगा। और दूसरा इरिथीमा नहीं होगा। अच्छा, अब टीनिया किसने कहा था? सर मैंने कहा था। मैंने सर डॉक्टर शकीला। शकीला, हाँ शकीला। टीनिया को जरा डिफेंड करो। सर टीनिया ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके जो मार्जिन्स हैं they seem to be in expanding pattern, मतलब आहिस्ता आहिस्ता they are involving the whole surface of the arm। और इसके अलावा इसके जो है स्केल्स भी हैं, और इसके अलावा वी कैन सी कि इन्फ्लेमेशन के भी हमें इसके अंदर साइंस नजर आ रहे हैं। क्लियरेंस नहीं है सेंटर। हाँ ये पॉइंट है कि इसकी सेंट्रल क्लियरिंग नहीं हो रही। more pronounced for the margin। क्या? एरिथीमा सर मार्जिन से ज्यादा नहीं सर, मार्जिन पे भी नहीं लग रहा क्योंकि कीनिया में वेसिकुलर बॉर्डर्स होते हैं और इसमें थोड़ी सी एरिथमेटस। नहीं देखो, वेल डिमार्केटेड लीजन्स हैं, एक्टिव मार्जिन्स हैं, और ये मार्जिन इसके जो सेंटर से लग रहा है कि ये डिफरेंट हैं और एक्सपैंड कर रहे हैं। मार्जिन्स पे इरिथीमा भी है। ये सब चीजें टीनिया के फेवर में आ रही हैं, सिवाय इसके कि जो सेंट्रल क्लियरिंग नहीं है, क्लियरिंग नहीं है, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन अदरवाइज टीनिया में भी कोई ऐसा बुरा डायग्नोसिस नहीं था। अनस्टेबल सोरायसिस किसने कहा? सिबगा। सर बायलेटरल सिमेट्रिकल है और इरिथमेटस है, और सर एक्टिव जैसे आपने कहा मार्जिन सराउंडिंग वो कहीं कहीं वेग भी हो रहे हैं, तो अनस्टेबल की तरफ इसलिए मैं ज्यादा गई क्योंकि मुझे इतने वेल डिमार्केटेड अनस्टेबल सोरायसिस की जरा मतलब मुझे एक्सप्लेन करो, व्हाट डू यू मीन बाय अनस्टेबल सोरायसिस? Sir, unstable psoriasis, the psoriasis which lies in between the spectrum on either side of one side there will be stable psoriasis and it will either switch to stable form or to erythrodermic or pustular form. So, sir, यहाँ पे unstable में basically हम जो कहते हैं कि lesions vague हो जाए, उनके margins define ना हो, margins पे erythema आना शुरू हो जाए, demarcation loss कर जाए, तो वो unstability की तरफ। देखो अभी तक तुमसे पहले किसी ने तो इसको psoriasis भी नहीं कहा था। तुमने इसको सोरायसिस नहीं कहा, तुमने इसको अनस्टेबल सोरायसिस कहा। ये सर मुझे कहीं 4-5 लोग जिन्होंने इसको पहले एक्सप्लेन किया, एक ने प्लाक सोरायसिस नहीं कहा। मुझे नहीं पता क्यों नहीं कहा। तुमने प्लाक सोरायसिस से भी आगे निकल गए, तुम इसको अनस्टेबल सोरायसिस। इसका मतलब ये है कि प्लाक सोरायसिस तो है ही ना, उस प्लाक सोरायसिस के अंदर कुछ और फीचर्स ऐसे मिल रहे हैं जो उसको अनस्टेबल सोरायसिस की तरफ लेके। सर एरिथीमा ज्यादा हो रहा है प्लाक्स के अंदर। यस सर, इस तरह से हम सिर्फ सोरायसिस के लीजन्स हैं सिर्फ का? नहीं सर, सिर्फ सोरायसिस सर उतनी स्केलिंग नहीं है। अच्छा देखो, सोरायसिस और अनस्टेबल सोरायसिस का बिल्कुल डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होगी। नहीं सर, डिफरेंट ऐसे सर, जैसे मैंने बताया कि एरिथीमा का डिफरेंस होगा उसमें। क्या होगा? अब मार्जिन्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे, डिमार्केशन लॉस हो जाएगी अनस्टेबल में। यस सर, और सर स्केलिंग भी कम होगी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्केलिंग कम होगी, एरिथीमा ज्यादा हो जाएगा। यस सर। अच्छा, और पस्टुलेशन हो जाएगी। सर तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से इसको अनस्टेबल कहा? एरिथीमा कम हो गया सर, मार्जिन्स पे एरिथीमा है और कहीं कहीं मुझे उसकी डिमार्केशन लॉस, जैसे वो अपर बॉर्डर है वहां पे डिमार्केशन नहीं है और उधर एरिथीमा ज्यादा है। 3 इसके कैरेक्टर्स किए थे, एक तो वेल डिमार्केटेड है, दूसरा एरिथीमेटस है और तीसरा स्केली है। यही तो 3 किए थे तुमने। वही चीज तुमने कहा कि मार्जिन की इसकी क्लियरेंस खत्म हो गई। लेकिन चलो
मार्जिन की हो गई, लेकिन एक जो बैकग्राउंड सोरासिस है वो नजर तो आना चाहिए कहीं। ये तो नहीं कि अनस्टेबल सोरासिस तो बिल्कुल एक डिफरेंट टर्म है कि जो जिसका सोरासिस से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ए पेशेंट एंटर्स इनटू अनस्टेबल सोरासिस। इज इट लाइक दैट? नो सर। बेसिक एक सोरासिस तो है ना, उस सोरासिस के अंदर अनस्टेबिलिटी। एक बात आप ध्यान में रखें कि सोरासिस जो प्लाक सोरासिस है वो बॉडी को कितनी भी हद तक इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन जब समझ लें 90% ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो गई तो वो इरिथोडर्मिक सोरासिस हो जाती है। दूसरी सोरासिस की कॉम्प्लिकेशन इरिथोडर्मा के अलावा पस्चुलर सोरासिस है कि जिसके अंदर आपको ना मैंने आपको सोरासिस की हिस्टोलॉजी में कहा कि हिस्टोलॉजिकली तो सारे सोरासिस पस्चुलर हैं, लेकिन जब पस्चुल्स नजर आने शुरू हो जाएं स्किन पे तो फिर हम उस सोरासिस को पस्चुलर सोरासिस कहते हैं। उस वक्त कहते हैं कि जब स्पॉन्जिफॉर्म पस्चुलर को गोज बड़े होने शुरू हो जाए। वैसे तो सोरासिस में मिलते हैं, लेकिन में भी मिलते हैं, लेकिन जब बड़े होने शुरू हो जाए तो वो पस्चुलर सोरासिस हो जाता है। आमतौर पे अनस्टेबल सोरासिस वो होता है कि जिसके अंदर एक टेंडेंसी होती है टू कन्वर्ट इनटू पस्चुलर सोरासिस या ब्रेक इनटू सोराटिक एसोडर्मा, और एक दफा नहीं होती, मल्टीपल टाइम होती है। मतलब वो चूंकि सोरासिस एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, बेशुमार ऐसे सोराटिक्स हैं। फॉर एग्जांपल माय कजिन हैड अ सोरासिस और सारी उम्र उनको सोरासिस रहा, ना कभी वो एसोडर्मा में गए ना कभी वो पस्चुलर सोरासिस में गए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बार बार पस्चुलर सोरासिस में जाते हैं और बार बार वापस आ जाते हैं, फिर पस्चुलर सोरासिस, फिर वापस आ जाते हैं। पेशेंट है जिनको जो अनस्टेबल सोरासिस है, जिनकी डिजीज स्टेबल नहीं है, वो रिटेन नहीं कर पाते, और पस्चुलर सोरासिस हमेशा इंस्टेबिलिटी ही जाहिर करती है कि बीमारी जो है ना वो अनस्टेबल है। तो वो एक ऐसा पस्चुलर सोरासिस का मरीज है कि जो पस्चुलर सोरासिस में ही एंटर हुआ, उसको कभी सोरासिस नहीं था, उसके लेजन्स निकले, उसकी बॉडी पे पस्ट्यूल्स आए, वो ठीक हो गया, वो दोबारा नहीं निकले उसके। लेकिन एक ऐसा पेशेंट है कि जिसको बार बार पस्चुलर सोरासिस होता है, पस्चुलर सोरासिस ठीक हो जाता है, फिर नॉर्मल सोरासिस के लेजन्स आ जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद दवाइयां छोड़ते हैं, कोई और ऐसा ट्रिगर फैक्टर आता है तो उसके बाद वो दोबारा पस्चुलर सोरासिस में दाखिल हो जाता है। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम अनस्टेबल सोरासिस कहते हैं। जहां तक उनकी लीजन्स का सवाल है, मैं तुम्हारे इससे एग्री कर रहा हूँ कि सोरासिस के जो क्लियर कट लीजन्स की डेफिनेशन आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगेगी, तभी जाके वो लीजन्स पस्चुलर होंगे। लेकिन इस केस के अंदर तो बेसिक सोरासिस के लीजन भी नहीं, ना वो थिक प्लाक्स हैं, ना उस तरह की सिल्वरी स्केल्स हैं, और ना ही उतनी इंड्यूरेशन है जितनी सोरासिस में हो। तो अनस्टेबल सोरासिस में कुछ सोरासिस का हिंट तो लो ना। आमतौर पे आपके एग्जाम में अगर एक सोरासिस का पेशेंट आ रहा है जिसके बॉडी पे कोई पस्ट्यूल नहीं है, वो पूरे सोरासिस एक्सटेंसिव हो गया है इरिथोडर्मा की स्टेज में, उसको आप इरिथोडर्मिक सोरासिस कहेंगे, उसको अनस्टेबल सोरासिस नहीं कहेंगे। अगर एक सोरासिस का पेशेंट है एग्जाम में जिसके अंदर आपको सोरासिस के साथ साथ पस्चुलर लीजन्स भी मिलेंगे, इतने ज्यादा नहीं है कि हम उनको कहेंगे वो लेक्स ऑफ पस है, लेकिन गौर करने से आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें पस्ट्यूल्स कुछ लीजन्स के अंदर बन रहे हैं। ये वो पेशेंट है जिसको आप एग्जाम में भी और वैसे भी आप उसको अनस्टेबल सोरासिस लेबल करेंगे कि वो पेशेंट स्टेबल सोरासिस से पस्चुलर सोरासिस की तरफ जा रहा है। मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है। अब इस कॉन्सेप्ट में हो सकता है कि कोई चीज बुक में या कहीं पे आप पढ़ें और आपको डिफरेंट लगे तो वो मुझसे आप डिस्कस करें, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट पस्चुलर सोरासिस का ये है कि स्टेबल सोरासिस के अंदर पस्चुलर सोरासिस के इनिशियल फीचर्स जब आने शुरू हो जाएंगे तो वो पेशेंट को आप अनस्टेबल सोरासिस लेबल करेंगे। वो ना तो पस्चुलर सोरासिस लेबल करेंगे ना उसको प्लाक सोरासिस करेंगे, उसको वो जो मिडिल वाली एक फेज है ट्रांजिशन वाली, वो अनस्टेबल सोरासिस की। जो सोराटिक इरिथोडर्मा है वो अनस्टेबल सोरासिस लेबल नहीं करेंगे, आपको सोराटिक इरिथोडर्मा ही लेबल करेंगे। अगर पस्चुलर सोरासिस के साथ इरिथोडर्मा है तो वो भी जनरलाइज्ड पस्चुलर सोरासिस होगा। जो अनस्टेबल सोरासिस उस वक्त कहेंगे
जो जब प्लाक्स के अंदर हिंट ऑफ पर्चुलेशन नजर आने लगेगी। अंजुम बोलो। ठीक। अंजुम बोलो। ओके सर। शिवगा सर। जी सर। इसको इस कॉन्सेप्ट को तुम्हारा टास्क है कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और फोरम में डालना है अनस्टेबल सोराइसिस के बारे में। ओके सर, आई विल इंशाल्लाह। अनस्टेबल सोराइसिस जो मैंने बताया ऐसे होता है या किसी और तरीके से होता है? ठीक है सर। बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि इसको फ्लेक्सुरल सोरियासिस कह सकते हैं, इनवर्स सोरियासिस, फ्लेक्सुरल एक्सप्रेस। देखो जो इनवर्स सोराइसिस होता है ना, इनवर्स इसलिए कहते हैं कि सोराइसिस जनरली एक्सटेंसिव सर्फेसेस को इन्वॉल्व करता है, तो फ्लेक्सुरल सोराइसिस चूंकि फ्लेक्सस को इन्वॉल्व करता है इसलिए वो इनवर्स है। और चूंकि फ्लेक्सस सर्फेसेस मॉइस्ट सर्फेसेस हैं, तो इसलिए जो एक टिपिकल फीचर फ्लेक्सुरल सोराइसिस में एब्सेंट होता है नॉर्मल सोराइसिस से, वो लैक ऑफ स्केलिंग होती है। तो जो फ्लेक्सुरल सोराइसिस के जो लीजन्स है ना, वो वेल डिफाइंड एरिथेमेटस प्लाक्स होते हैं विद मिनिमम ऑफ स्केलिंग। मतलब अगर फॉर एग्जांपल क्यूबिटल फॉसा में हो रहा है या इनग्वाइनल रीजन में हो रहा है या इवन एक्सिला में हो रहा है, तो आपको सिमेट्रिकल एरिथेमेटस प्लाक्स मिलेंगे और उसका सरफेस रॉ नहीं है, सरफेस पिंकिश सरफेस है। अब डिफरेंस आएगा फ्लेक्सुरल सोराइसिस का कैंडिडियासिस से। कैंडिडियासिस में लीजन्स रॉ होंगे, सरफेस ऐसा लगेगा इरोडेड सरफेस है, मतलब बीफी रेड अपीयरेंस, जबकि सोराइसिस के लीजन्स ड्राई टाइप हैं। कैंडिडियासिस में सैटेलाइट लीजन्स होंगे, सोराइसिस में सैटेलाइट लीजन्स नहीं है। इस कंडीशन में जो अभी हमने देखी, इसमें तो फ्लेक्चर स्पेयर थे, इसमें तो क्यूबिटल फॉसास स्पेयर थे, इसमें तो हम उसको फ्लेक्चरल सोराइसिस किसी भी इमेजिनेशन में नहीं कह सकते थे। फिर दूसरी बात, इंड्यूरेशन और पिंक कलर जो है सामन पिंक कलर, वो नहीं था इसका। तो इसका जो डिफरेंशियल है, एक्जिमा भी हो सकता था, किसी ने बोला नहीं। सोराइसिस का मैंने आपसे ये जिक्र किया कि सोराइसिस के फीचर्स इसमें नहीं है, तो इसलिए सोराइसिस को हमने एक्सक्लूड किया। पीआरपी के फीचर्स इसमें कुछ थे कुछ नहीं थे, और टीनिया के कुछ फीचर थे नहीं थे, लेकिन दिस वाज अ केस ऑफ प्रोग्रेसिव सिमेट्रिक एरिथ्रोकेरेटोडर्मा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूंगा। सर इसमें एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस रख सकते हैं? एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस इज एरिथ्रोडर्मा। एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस की बात की है। क्या कह रहे हैं, मुझे बात तो करो पूरी, समझ नहीं आई। सर ड्रग इंड्यूस्ड एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस इसमें रख सकते हो? ड्रग इंड्यूस्ड एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस इज एरिथ्रोडर्मा। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एरिथ्रोडर्मा करती हैं, लेकिन वी वर नॉट डीलिंग विद एरिथ्रोडर्मा। हम यहाँ पे एरिथ्रोडर्मा नहीं देख रहे थे, पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं थी एरिथीमा से और स्केलिंग से। ये है प्रोग्रेसिव सिमेट्रिक एरिथ्रोकेरेटोडर्मा। Develops shortly after birth or during first year of life. Infants develop reddened plaques of thickened, rough and scaly skin, especially on the face, buttocks, arms and legs. Over time, these lesions can cover large area of body. The distribution of these lesions are almost perfectly symmetrical. These plaques are slowly progressively increasing in number and size throughout the early childhood before either stabilizing, regressing, or disappearing sometime later during the life. Rarely waxing and waning occurs. ये है progressive symmetric erythrokeratoderma। और जो मेरी तरफ से आज की आखिरी स्लाइड थी। कुछ सवाल है पूछना? हाँ पूछो। सर मैं ये पूछना चाह रही थी। हाँ दोनों बात करें, पहले एक कर लें दूसरा कर लें। अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि can the slide have been subacute cutaneous LE, क्योंकि वो annular plaque था on sun exposed area। सब एक्यूट कुटेनियस एलई के जो लीजन्स होते हैं वो ट्रंक पे होते हैं। दूसरा ये कि उसके लीजन्स एनुलर स्केली लीजन्स होते हैं कि जिसको जब आप उसका डिफरेंशियल बता रहे हैं तो उस वक्त आपने बताना है कि जब आपको
एनुलर स्केली लीजन्स का डीडी किया जाए, जिसका प्रोटोटाइप टीनिया भी है और प्रोटोटाइप एरिथीमा एनुलर भी है। उसका उसमें मतलब एनुलर लीजन्स हो गए सेंटर क्लियरिंग होती है। तो ये जो है ना, जो एनुलर एरिथीमा या के अलग डीडीज हैं, जिसमें ये सब एक्यूट एली आ रहा है, जिसके अंदर एरिथीमा एनुलर आ रहा है, एरिथीमा एनुलर्स और भी एनुलर एरिथीमास आ रहे हैं, जिसके अंदर टीनिया आ रहा है। ठीक है, तो सब एक्यूट एली की पिक्चर नहीं चाहिए। दूसरी क्या पूछ रहे किसी और ने? Sir, I wanted to say that unstable psoriasis is basically either in the change in morphology of the lesions of psoriasis, as you explained that patient may have plaque psoriasis, later it may convert into erythrodermic or pustular, or either there is acutely an increase in the number of the lesions that are already present. That is unstable as far as I have the concept. देखो, ये टास्क मैंने दे दिया है अपनी ट्रेनिंग को, वो इसको लिटरेचर सर्च करके ना आपकी सबकी नॉलेज में इजाफा कर दिया। मैंने अपना कॉन्सेप्ट बताया कि मेरा कॉन्सेप्ट अनस्टेबल सोराइसिस का ये है कि आई वुड डायग्नोज अ पेशेंट, मतलब मैं क्लिनिकली अनस्टेबल सोराइसिस उस वक्त डायग्नोज करता हूँ जब मुझे सोराइसिस के प्लाक्स के अंदर पस्चुलेशन नजर आनी शुरू हो जाती है। जी सर। जिसको हम पस्चुलर सोराइसिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन पस्चुलर सोराइसिस का जब स्टार्ट होने लगता है, जब क्योंकि किसी भी सोराइसिस में आपको पस्चुलेशन नजर आ सकती है। मैंने हमेशा अनस्टेबल सोराइसिस उस वक्त लेबल किया जब मुझे उन प्लाक्स के अंदर पस्चुलेशन नजर आनी शुरू हो गई, तब मैं उसको अनस्टेबल सोराइसिस कहता हूँ। अगर वो प्लाक्स बिल्कुल खत्म हो गए और सारे के सारे पस्चूल्स ने रिप्लेस कर लिया, देन वो अनस्टेबल सोराइसिस नहीं रहा, वो पस्चुलर सोराइसिस हो गया। Pustular, that is fully converted. जी सर। लेकिन मेरे हिसाब से अनस्टेबल सोराइसिस इज द सोराइसिस विद हिंट ऑफ पस्चुलेशन। अगर आपने सोराइसिस के अंदर वो पस्चुलेशन मिस की, तो मेरी तरफ से ये आपने गलती कर दी कि आपने इसको गलत लेबल कर दिया। इम्पोर्टेंट ये अनस्टेबल सोराइसिस को आपने हर सूरत में विद ओरल ट्रीटमेंट ट्रीट करना, टॉपिकल के साथ। शायद आप प्लाक सोराइसिस को किसी टॉपिकल ट्रीटमेंट से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अनस्टेबल चूंकि उसके अंदर पूरा चांस है टू गो टू पस्चुलर सोराइसिस, तो प्रेफरेबली आपने एसिट्रोटिन शुरू करना उस वक्त स्ट्रेट। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई तब्दीली आएगी तो सिबगा बताएगी उसको। आप सारे फोरम्स में अगर सिबगा नहीं भी है तो मैं वो डाल दूँ, लेकिन वो विद अथॉरिटी सिबगा ने ये बताना है कि अनस्टेबल सोराइसिस की मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। ठीक है, ओके सर। चलो जी, आज के लिए इतना बस। और थैंक यू सर। Sir, wonderful. Thank you so much. Thank you, sir.